हेलो फ्रेंड्स, जय माँ भारती। डॉक्टर शब्द सुनते ही हम सबके मन में एक तस्वीर आती है कि जो सबकी जान बचाता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। जब हम सारी उम्मीद छोड़ देते हैं तो डॉक्टर ही हमारी आखिरी उम्मीद होता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर अगर हमारी जान लेने लगे तो क्या होगा? अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? तो ये कहानी है एक ऐसे ही डॉक्टर की जिसने न सिर्फ सैकड़ों मासूमों की जान ली बल्कि अपने देश के साथ गद्दारी भी की। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उसकी पूरी कहानी के बारे में। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी पूरी कहानी। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। 6 दिसंबर 1992 इसी तारीख से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद चला आ रहा है। ये वही तारीख है जिस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हुआ था। और इसके एक साल बाद वही तारीख आती है 6 दिसंबर 1993। सुबह सुबह का वक्त था और 6 दिसंबर 1993 को सुबह के करीब 5 बजे पहली खबर आती है। और वो खबर ये थी कि राजधानी एक्सप्रेस जो कलकत्ता से दिल्ली आ रही थी उसके कोच नंबर 6 के टॉयलेट में एक धमाका हुआ है। पहले ये खबर आई तो लगा कि हो सकता है ये धमाका किसी की लापरवाही से हुआ होगा, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था तो शासन प्रशासन सब नींद में थे। किसी ने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा। तो ये पहला धमाका होता है 6 दिसंबर 1993 को सुबह 5 बजे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जो कलकत्ता से दिल्ली आ रही थी। और इसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब ट्रेन की तलाशी ली गई तो उसी ट्रेन के कोच नंबर 2 में एक और बॉम्ब मिला और उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया गया। तो इस तरह से एक हादसा होते होते टल गया। और इसी तरह बॉम्ब डिफ्यूज़ करते करते 15 मिनट बीत जाते हैं और उसके बाद 5:15 पर मुंबई सेंट्रल से दिल्ली आ रही एक दूसरी राजधानी एक्सप्रेस उसमें एक धमाका होता है। और इस बार का ब्लास्ट कोच नंबर 4 में सीट नंबर C7 के नीचे हुआ था। ये ट्रेन मुंबई से दिल्ली आ रही थी तो 5:15 बजे ये कोटा तक पहुंची ही थी और उसी दौरान ये ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में 5 लोग घायल हो जाते हैं। अब ये था दूसरा ब्लास्ट दूसरी राजधानी एक्सप्रेस और 15 मिनट के अंदर तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और सभी ये सोच ही रहे होते हैं कि दोनों ही ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस हैं और दोनों ही अलग अलग रूट की ट्रेनें हैं। कि तभी ठीक 45 मिनट बाद सुबह 6 बजे एक और ट्रेन में धमाका होता है और ये ट्रेन थी फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस और ये सूरत से मुंबई जा रही थी। तो इस तरह 1 घंटे के अंदर 3 अलग अलग ट्रेनों में 3 धमाके हो चुके थे और इस ब्लास्ट में भी कुछ लोग घायल हो जाते हैं। और अब सबकी समझ में ये आ गया था कि ये कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि तीनों ही ट्रेनों के रूट अलग अलग थे। और अभी होम मिनिस्ट्री रेलवे प्रशासन इस बारे में सोच ही रहे थे कि ठीक 1 घंटे 5 मिनट बाद एक और चौथी ट्रेन में एक और ब्लास्ट होता है। और ये धमाका हुआ था आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में जो हैदराबाद से दिल्ली आ रही थी। ये धमाका आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के कोच नंबर 4895 के सीट नंबर 38 के नीचे हुआ था। इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो इस तरह से 5 बजे पहला धमाका हुआ, 5:15 बजे दूसरा, 6 बजे तीसरा और 7:05 पर चौथा ब्लास्ट हुआ। और चारों अलग अलग ट्रेनें थीं और चारों ही अलग अलग रूट की ट्रेनें थीं। और अब ये सोचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये कोई आतंकवादी हमला है, जो कि काफ़ी बड़ा हमला है। इसके बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये लंबे रूट वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को ही अपना निशाना बना रहे हैं, पैसेंजर या लोकल ट्रेन को ही अपना निशाना नहीं बना रहे थे। इसके बाद सारी ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर अलर्ट कर दिया जाता है और सभी ट्रेनों की तलाशी ली जाने लगती है। इसी बीच लगभग 3 घंटे 25 मिनट के बाद 10:30 बजे एक और ट्रेन में ब्लास्ट हुआ और ये ट्रेन भी राजधानी एक्सप्रेस थी और ये नई दिल्ली से कलकत्ता जा रही थी। और ये बॉम्ब ट्रेन के पेंट्री वाले कोच में रखा था और इस ब्लास्ट में भी कुछ लोग घायल हो जाते हैं। बाकी सभी ट्रेनों में तलाशी जारी थी और इसी दौरान मुंबई कुर्ला एक्सप्रेस में एक और बॉम्ब मिला और इसे समय तो इस तरह 6 ट्रेनों में से 5 में ब्लास्ट हुआ और छठी ट्रेन वाले बॉम्ब को ढूंढकर डिफ्यूज़ कर दिया गया। सुबह 5 बजे ये दुर्घटनाएं शुरू हुई और 10:30 बजे जाकर ये सभी धमाके थम गए और अब ये बिल्कुल क्लियर था कि ये एक आतंकवादी हमला है। और तभी इसके बाद ये ख्याल आता है कि 6 दिसंबर 1992 को पूरे 1 साल हो गए हैं और ये 6 दिसंबर 1993 था। अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्या इसके पीछे उन आतंकवादियों का हाथ था जो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से नाराज़ थे। पर वो कौन थे, ये गुत्थी बहुत ही उलझी हुई थी।
रेलवे ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन ये धमाके अलग अलग स्टेट्स में हुए थे, इसलिए जांच में काफ़ी परेशानी आ रही थी। उसी साल मार्च 1993 में सीरियल ब्लास्ट भी हुए थे, जिसमें 300 से 350 लोग मारे गए थे। ये देखते हुए कि ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की उसी एसटीएफ टीम के पास ये जांच आई जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी जांच कर रही थी। सीबीआई की टीम लगातार जांच में लगी हुई थी, लेकिन कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। और इस तरह जांच करते करते 1 साल बीत जाता है और तारीख आती है 13 जनवरी 1994। इस दिन हैदराबाद में एक एसीपी हैं, उनके पास एक शख्स आता है और कहता है कि इस सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के बारे में उसके पास जानकारी है। क्योंकि ये केस सीबीआई के पास था, तो वो दिल्ली से सीबीआई के एक अफसर को बुलाते हैं। एसीपी के दफ्तर में सीबीआई ऑफिसर के पहुंचने पर वो शख्स उन्हें बताता है कि जो 6 दिसंबर 1993 को जो बाकी ट्रेनों में धमाके हुए उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में जो धमाका हुआ उसकी अगर तह तक जाना है तो आप मुंबई में एक एरिया है मोमिनपुरा, वहाँ जाओ। मोमिनपुरा में एक डॉक्टर है, उससे मिलो। उस डॉक्टर का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लेकिन उस डॉक्टर का नाम मैं नहीं जानता। आप उस डॉक्टर को ढूंढ लो, ब्लास्ट की कड़ियाँ अपने आप जुड़ जाएंगी। उसने कहा मेरे पास बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मुंबई सीबीआई की टीम मोमिनपुरा के लिए निकल जाती है। उनके पास 3 क्लू थे, एक तो था मोमिनपुरा, दूसरा डॉक्टर और तीसरा चैरिटेबल हॉस्पिटल। बिना नाम के डॉक्टर को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने के बराबर था। सीबीआई की टीम ढूंढते ढूंढते थक जाती है। ना तो डॉक्टर मिला और ना ही चैरिटेबल हॉस्पिटल। बहुत रात होने पर उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पर कोई खैराती हॉस्पिटल है, तो उसने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक गली है, उस गली में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें एक डॉक्टर है और उसका नाम है डॉक्टर जलीस अंसारी। उन्होंने एक फेक पेशेंट तैयार किया और कहा कि हमारे मरीज़ की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या आप हमें वहाँ तक छोड़ देंगे? तो टैक्सी ड्राइवर उन्हें हॉस्पिटल के सामने जाकर ड्रॉप कर देता है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक 40 से 45 साल का एक शख्स बाहर आता है और उसके बाहर आते ही ये कन्फर्म हो जाता है कि ये वही शख्स है जिसका चैरिटेबल हॉस्पिटल है। सीबीआई के 2 अफसर अचानक उसके घर में घुस जाते हैं। सामने एक बहुत बड़ा बक्सा रखा था, उसे खोलने लगते हैं और उसके पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। डॉक्टर इससे पहले कि उसे रोकता, सीबीआई अफसर बक्सा खोल देता है और देखता है कि उसमें बहुत सारे विस्फोटक हैं, कुछ बने हुए, कुछ अधूरे, और उसमें बॉम्ब बनाने का सारा सामान था। ये देखकर डॉक्टर के पसीने छूटने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी नामी और इज्जतदार डॉक्टर था और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चलाता था। सीबीआई की टीम तुरंत वायरलेस पर पुलिस को मैसेज देती है और कहती है कि हम मोमिनपुरा के एक इलाके में हैं और यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप फोर्स भेज दीजिए। थोड़ी ही देर में आर्म फोर्स वहाँ पहुँच जाती हैं और सीबीआई की टीम डॉक्टर जलीस अंसारी को अरेस्ट करके उसके घर से बाहर निकलती है। पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर जलीस अंसारी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाता था और उसका काफ़ी दबदबा भी था। डॉक्टर जलीस अंसारी को लेकर एसटीएफ की टीम सीबीआई के ऑफिस पहुंचती है। काफ़ी पूछताछ के बाद भी डॉक्टर जलीस अंसारी अपना मुंह नहीं खोलता। किसी अनजान शख्स के कहने पर डॉक्टर जलीस अंसारी को पकड़ने पर और कोई ठोस सबूत ना होने पर वो कोर्ट से आसानी से छूट सकता था, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं था कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में इसी का हाथ था। तो इसके लिए डॉक्टर जलीस अंसारी का मुँह खुलवाना बहुत ज़रूरी था। आखिर में सीबीआई अफसर ने एक चाल चली। उसने उससे कहा कि मैं आपकी होली बुक कुरान मंगाता हूँ, आप उस पर हाथ रखकर कसम खा लो कि आपको कोई जानकारी नहीं है इस पूरे ब्लास्ट के बारे में। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। इतना सुनते ही वो डॉक्टर अचानक रो पड़ा, जो अभी तक कुछ नहीं बोला था। बहुत देर रोने के बाद उसने सारी कहानी बताना शुरू की। पूरी कहानी ये थी कि डॉक्टर जलीस अंसारी यूपी के बस्ती इलाके में पैदा हुआ था। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, पढ़ने में भी होशियार था। फिर वो मुंबई पहुंच गया डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और मुंबई में सियोन के मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। सियोन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री लेता है और डॉक्टर बनने के बाद वहीं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में बतौर डॉक्टर इसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और 1993 में मोमिनपुरा में अपना घर लेकर शादी करके सेटल हो जाता है। धीरे धीरे ये अपना एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलता है। पढ़ाई लिखाई के बाद डॉक्टर जलीस अंसारी में ये बहुत बड़ा फ़र्क आया कि वो अब बहुत धार्मिक हो चुका था। सारे काम बड़े धार्मिक तरीके से करता था।
अलग अलग मस्जिदों में जाना, नमाज अदा करना, ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल थी। ऐसे ही मस्जिदों में इसकी अलग अलग दो लोगों से मुलाकात हुई जो पढ़े लिखे नौजवान मुसलमानों का ब्रेन वॉश करते थे। ऐसे ही एक मस्जिद में तकरीर के दौरान एक लश्कर और नक्सल जिसका रिश्ता था आजम गौरी से डॉक्टर जलीस अंसारी धीरे धीरे बहुत प्रभावित हुआ और उससे उसकी दोस्ती हो गई। आजम गौरी ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया। इसके बाद आजम गौरी के जरिए इसकी मुलाकात सैयद अब्दुल करीम टुंडा से हुई। अब्दुल करीम टुंडा के बारे में कहा जाता है कि देश में उससे बड़ा बॉम्ब बनाने वाला कोई और नहीं था। अब्दुल करीम टुंडा की कहानी ये थी कि वो दिल्ली में पैदा हुआ था और बाद में उसकी फैमिली यूपी के करीब पिलखुआ में जाकर बस गई और ये पिलखुआ में ही पला बढ़ा। 1985 में पिलखुआ और उसके आसपास हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। उन दंगों में अब्दुल करीम टुंडा के कई लोग और रिश्तेदार भेंट चढ़ गए और तब से उसके मन में एक जहर फैल गया और उसके बाद धीरे धीरे वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। वो पाकिस्तान चला गया, वहाँ ISI से ट्रेनिंग ली और अब्दुल करीम टुंडा ISI का एजेंट बन गया और भारत के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हो गया। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने के बाद वो भारत आया और यहाँ उसने अलग अलग लोगों को बॉम्ब बनाना सिखाया। ऐसे ही बॉम्ब बनाने के दौरान एक ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से अब्दुल करीम का एक हाथ उड़ गया और इसलिए उसका नाम अब्दुल करीम के बाद में अब्दुल करीम टुंडा भी पड़ गया। और इसी तरह मुंबई में आजम गौरी के ज़रिए डॉक्टर जलीस अंसारी से टुंडा की मुलाकात हुई और फिर टुंडा ने ब्रेन वॉश करना शुरू किया और उसे बॉम्ब बनाना सिखाया। अब वो डॉक्टर जो अब तक दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए इलाज कर रहा था, अब वो दूसरे लोगों की जान लेने के लिए बॉम्ब बना रहा था। टुंडा के सिखाए हुए तरीके से डॉक्टर जलीस अंसारी खुद भी बॉम्ब बनाने में माहिर हो गया था। पहली बार जब इन्होंने बॉम्ब बनाए तो मुंबई में 5 अलग अलग गुरुद्वारों में बॉम्ब रखे। दूसरी बार में इन्होंने मुंबई के कुछ पुलिस स्टेशनों में जाकर बॉम्ब रखे, लेकिन वो बॉम्ब इतने पावरफुल नहीं थे तो कुछ हुआ नहीं। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 आया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इसके बाद टुंडा ने और आजम गौरी ने डॉक्टर जलीस अंसारी का ब्रेन वॉश किया और कहा कि इसका बदला लो। और ये आइडिया डॉक्टर जलीस अंसारी का था कि हम देश की नामी ट्रेनों में धमाके करके इसका बदला लेंगे। इसके लिए 6 ट्रेनों को चुना गया जो सभी एक्सप्रेस ट्रेन थी और फिर सभी ट्रेनों में कुछ लड़कों के जरिए बॉम्ब रखे गए जो कि इन ट्रेनों में पैसेंजर बन के गए थे और फिर ट्रेनों में धमाके शुरू हुए। डॉक्टर के इस बयान के बाद पुलिस की टीम अलग अलग रेड करती है और उन लड़कों को उठाती है। कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो इस सीरियल ब्लास्ट में शामिल थे। कोटा के अजमेर में ये मुकदमा चलता है और इस धमाके के करीब 10 साल के बाद अजमेर की अदालत इन 15 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, जिसमें डॉक्टर जलीस अंसारी भी शामिल था। लेकिन इनमें से 2 लोग अब भी गायब थे, एक अब्दुल करीम टुंडा और दूसरा आजम गौरी। इन दोनों को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। 6 अप्रैल 2000 को हैदराबाद पुलिस को खबर मिलती है आजम गौरी की। पुलिस उसे पकड़ने जाती है और इस मुठभेड़ में आजम गौरी की मौत हो जाती है। इस तरह एक और दोषी मारा गया, लेकिन अब भी अब्दुल करीम टुंडा का कुछ अता पता नहीं था। लगभग 25 साल बीत गए, वो हाथ नहीं आया। आखिरकार 16 अगस्त 2017 को अब्दुल करीम टुंडा को एक इन्फॉर्मेशन पर भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। अजमेर में इस पर मुकदमा चलता है। अब्दुल करीम टुंडा पर अभी फैसला आना बाकी है क्योंकि वो बाद में पकड़ा गया था। इसी दौरान डॉक्टर जलीस अंसारी को 21 दिन का पैरोल मिलता है और वो अपने घर जाता है और जिस दिन 21वां दिन खत्म होने वाला था, 21वें दिन को अचानक वो गायब हो जाता है और उसका बेटा जाकर रिपोर्ट लिखवाता है कि वो नमाज़ पढ़ने गया था और वहाँ से गायब हो गया। और फिर इसके बाद जनवरी 2020 में डॉक्टर जलीस अंसारी को कानपुर से पकड़ लिया गया, जो कि यूपी के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में था और अब सभी दोषी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो इस तरह डॉक्टर बॉम्ब ने यानी डॉक्टर जलीस अंसारी ने लगभग 50 जगह बम रखे, जिनमें से कुछ ब्लास्ट हुए और कुछ बम ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए वो ब्लास्ट नहीं हुए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक रक्षक ही भक्षक बन गया। एक डॉक्टर जो लोगों की ज़िंदगी बचाता है वही लोगों को मौत के घाट उतार देता है। फिलहाल ये सभी आतंकी अजमेर की जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं और इस पूरे कांड को डॉक्टर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पूरी भूमिका एक डॉक्टर की थी जो कि बॉम्ब बनाता था और लोगों की जान लेता था। और दोस्तों, आपका क्या कहना है ऐसे डॉक्टर के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।